नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नीट पर प्रहार में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं का दूसरा अध्याय पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या हम भाग्यशाली नहीं हैं कि पादप लैंगिक प्रजनक हैं? असंख्य प्रकार के पुष्प जिन्हें हम आनंद से टकटकी लगाकर देखते सूंघते हैं तथा जिनकी महक से हम मदहोश हो जाते हैं और उनके भरपूर रंग आदि, यह सभी बातें उसके लैंगिक प्रजनन में सहायक होती हैं। पुष्प का अस्तित्व मात्र हमारे उपयोग के लिए नहीं है। सभी पुष्पी पादप लैंगिक प्रजनन प्रदर्शित करते हैं। पुष्पक्रमों, पुष्पों तथा पुष्पी अंगों की संरचना की विविधता पर एक दृष्टि डालें तो वे अनुकूलन की एक व्यापक परिधि को दर्शाते हैं, ताकि लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद फल और बीज की संरचना सुनिश्चित हो सके। आइए इस अध्याय में आकार की संरचना तथा पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के प्रक्रम को समझें। पुष्प आवृतबीजियों का एक आकर्षक अंग। प्राचीन काल से ही पुष्पों के साथ मानव का एक निकटतम संबंध रहा है। मानव के लिए पुष्प सौंदर्य विषयक, आभूषणात्मक, सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व की वस्तु रहा है। ये मानव द्वारा प्रेम, अनुराग, प्रसन्नता, विषाद एवं शोक आदि की अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करने के प्रतीक रहे हैं। कम से कम ऐसे 5 पुष्पों की सूची बनाइए जिनका आभूषणात्मक महत्व हो तथा जिन्हें घर एवं बगीचों में उगाया जाता हो। आप 5 उन पुष्पों का भी पता करें जिन्हें आपके परिवार द्वारा सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्सवों के दौरान उपयोग किया जाता हो। क्या आपने कभी पुष्पों की खेती या पुष्पी कृषि के बारे में सुना है? इसका क्या तात्पर्य है? एक जीव वैज्ञानिक के लिए पुष्प आकारिकी एवं भ्रमणकीय, आश्चर्य तथा लैंगिक जनन स्थल है। आपने कक्षा 11 में एक पुष्प के विभिन्न अंगों के बारे में अध्ययन किया है। चित्र 2.1 में आपको एक प्रारूपी पुष्प के विशिष्ट अंगों को पुनः स्मरण करने में सहायक होगा। क्या आप एक पुष्प के 2 अंगों के नाम बता सकते हो जिनमें लैंगिक जनन विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वाली 2 इकाइयां होती हैं? निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं। पादप में वास्तविक रूप से पुष्प विकसित होने से पूर्व यह तय हो जाता है कि पादप में पुष्प आने वाले हैं। अनेकों हार्मोनल तथा संरचनात्मक परिवर्तनों की शुरुआत होने लगती है, जिसके फलस्वरूप पुष्पीय आद्यक के मध्य विभेदन एवं अग्रिम विकास प्रारंभ होते हैं। पुष्पक्रम की रचना होती है जो पुष्पी कलिकाएं और बाद में पुष्प को धारण करती हैं। पुष्प में नर एवं मादा जनन संरचनाएं पुमंग तथा जायांग विभेदित एवं विकसित रहती हैं। आप याद करें कि पुमंगों से भरपूर पुंकेसरों का गोला नर जनन अंग का तथा जायांग स्त्री मादा जनन अंग का एक प्रतिनिधित्व करता है। पुंकेसर, लघु बीजांडधानी तथा परागकण। चित्र 2.2 में एक विशिष्ट प्रारूपी पुंकेसर 2 भागों में विभक्त रहता है। इसमें लंबा एवं पतला टंठल तंतु अर्थात फिलामेंट कहलाता है तथा अंतिम सिरा सामान्यतः द्विपालिक संरचना परागकोश कहलाता है। तंतु का समीपस्थ छोर पुष्प के पुष्पासन या पुष्पदल से जुड़ा होता है। पुंकेसरों की संख्या एवं लंबाई विभिन्न प्रजाति के पुष्पों में भिन्न होती है। अगर आप 10 पुष्पों से एक-एक पुंकेसर एकत्र करें और उन्हें एक स्लाइड पर रखें तो आप देखेंगे कि उनके आकार में बहुत भिन्नता है, जो प्रकृति में विद्यमान है। एक विच्छेदन सूक्ष्मदर्शी से प्रत्येक पुंकेसर का सावधानीपूर्वक अवलोकन कर तथा स्पष्ट चित्र के माध्यम से विभिन्न पुष्पों के परागकोशों के जुड़ाव एवं आकार की व्यापकता को समझा जा सकता है। एक प्रारूपिक आवृतबीजी प्रकाश कोर द्विपालित होते हैं तथा प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं, अर्थात ये द्विकोष्ठीय होते हैं। प्रायः एक अनुलंब खांच प्रवारक अर्थात कोष्ठ को अलग करते हुए लंबवत गुजरता है। आइए परागकोश के एक अनुप्रस्थ काट के विभिन्न प्रकार के उत्कों तथा अनेक संयोजन को समझें। एक परागकोश की द्विपालिक प्रकृति परागकोश के अनुप्रस्थ काट में बहुत ही पृथक या सुव्यक्त होती है। परागकोश एक 4 दिशीय संरचना होती है जिसमें 4 कोनों पर लघु बीजांडधानी समाहित होती है, जो प्रत्येक पाली में 2 होती हैं। यह लघु बीजांडधानी आगे विकसित होकर परागपुटी बन जाती हैं। यह अनुलंबवत एवं प्रकाश कोश की लंबाई तक विस्तारित होते हैं और पराग कणों से ठसाठस भरे होते हैं। आइए लघु बीजांडधानी की संरचना के बारे में अध्ययन करें। एक अनुप्रस्थ काट में एक प्रारूप लघु बीजांडधानी बाह्य रूपरेखा में लगभग गोलाई में प्रकट होती है। यह सामान्यतः 4 भित्ति परतों से आवृत होती हैं, जो एपिडर्मिस अर्थात बाह्य त्वचा, एंडोथेमिस अर्थात अंतःस्थिशियस, मध्य परत तथा टेप्टम बाहर की ओर 3 परतें संरक्षण प्रक्रिया का कार्य करती हैं तथा परागकोश के स्फुटन में मदद कर परागण अवमुक्त करती हैं। इनकी सबसे आंतरिक परत टेप्टम होती है। यह विकासशील परागणों को पोषण देती है। टेप्टम की कोशिकाएं सघन जीवधर अर्थात साइटोप्लाज्म से भरी होती हैं और सामान्यतः एक से अधिक उत्केंद्रकों से युक्त होती हैं। क्या आप यह सोच सकते हैं कि किस प्रकार के से एक टेपिटल कोशिका द्विकेंद्रकी बन सकती है? जब एक परागकोश अपरिपक्व होता है तब घने सुसंबद्ध सजातीय कोशिकाओं का समूह, जिसे बीजाणु जनन ऊतक कहते हैं, लघु बीजाणुधानी के केंद्र में स्थित होता है। लघु बीजाणु जनन
जैसे जैसे परागकोश विकसित होता है, बीजाणुजन ऊतकों की कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा सूक्ष्म बीजाणु चतुष्टय बनाती हैं। चतुष्टय की कोशिकाओं की सूत्र गुणता क्या होगी? जैसा कि बीजाणुजन ऊतक की प्रत्येक कोशिका एक लोक बीजाणु चतुष्टय की वृद्धि करने में सक्षम होती है। प्रत्येक कोशिका एक सक्षम पराग मात्र कोशिका होती है। एक पराग मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणुधानी कहते हैं। जैसा कि लघु बीजाणु रचना के समय 4 कोशिकाओं के समूह में व्यवस्थित होते हैं, उन्हें लघु बीजाणु चतुष्टय अर्थात चतुष्क कहते हैं। जैसे ही परागकोश परिपक्व एवं स्फुरित होता है, तब लघु बीजाणु एक दूसरे से विलग हो जाते हैं और परागकणों के रूप में विकसित हो जाते हैं। प्रत्येक लघु बीजाणुधानी के अंदर कई हजार लघु बीजाणु और परागण निर्मित होते हैं। परागकण जो परागकोश के स्फुटन के साथ मुक्त होते हैं। आइए परागण के बारे में पढ़ें। नर युग्म उद्भव का प्रतिनिधित्व करता है। यदि आप हिबिस्कस अर्थात गुड़हल या किसी अन्य पुष्प के खुले परागकोश को छूते हैं तो आप अपनी उंगलियों में पीले रंग के पाउडर जैसे परागकणों को पाते हैं। एक कांच की स्लाइड पर एक बूंद पानी डालकर उस पर यह परागण छिड़के और एक सूक्ष्मदर्शी से देखें। क्या आप निश्चित रूप से आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के परागण विन्यास, आकार, रूप, रंग एवं बनावट भिन्न भिन्न दिखते हैं। परागकण सामान्य गोलाकार अर्थात गोली होते हैं, जिनका व्यास लगभग 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है और इनमें सुस्पष्ट रूप से 2 परतों वाली भित्ति होती है। कठोर बाहरी भित्ति को बाह्यचूल कहते हैं, जो कि स्पोरोपोलेनिन से बनी रहती है, जो सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री है। यह उच्च ताप तथा सुदृढ़ अम्लों एवं क्षारों के सम्मुख टिक सकती है। अभी तक ऐसा कोई एंजाइम पता नहीं चला है जो स्पोरोपोलेनिन को निम्नीकृत कर सके। परागकण के बाह्यचूल में सुस्पष्ट द्वारक या रंध्र होते हैं, जिन्हें जन्म छिद्र कहते हैं। जहाँ पर स्पोरोपोलेनिन अनुपस्थित होते हैं, परागकण जीवाश्म की भांति बहुत अच्छे से संरचित होते हैं, क्योंकि उनमें स्पोरोपोलेनिन की उपस्थिति होती है। बाह्यचूल में प्रतिमानों एवं डिजाइनों की आकर्षक सारणी प्रदर्शित की गई है, जो कि चित्र 2.4 में प्रदर्शित है। आपका क्या विचार है? बाह्यचूल सख्त कठोर होना चाहिए? जनन छिद्र से क्या कार्य है? परागकण की आंतरिक भित्ति को अंतःचूल कहा जाता है। यह एक पतली तथा सतत परत होती है जो सेल्यूलोज एवं पेक्टिन की बनी होती है। परागकण का जीवद्रव्य अर्थात साइटोप्लाज्म एक प्लाज्मा भित्ति से आवृत होता है। जब परागण परिपक्व होता है तब उसमें 2 कोशिकाएं कायिक कोशिका तथा जनन कोशिका समाहित होती है। कायिक कोशिका बड़ी होती है, जिनमें प्रचुर खाद्य भंडार तथा एक विशाल अनियमित आकृति का केंद्रक होता है। जनक कोशिका छोटी होती है तथा कायिक कोशिका के जीव द्रव्य में तैरती रहती है। यह तुर्क आकृति, घने जीवद्रव्य और एक केंद्रक वाला है। 60% से अधिक आवृतबीजी पादपों के परागण इस 2 कोशीय चरण में झड़ते या संकलित होते हैं। शेष प्रजातियों में जनन कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा विभक्त होकर परागण के झड़ने से पहले 2 नर युग्मों को बनाते हैं। अनेक प्रजातियों के परागण कुछ लोगों में गंभीर एलर्जी एवं श्वसनी वेदना पैदा करते हैं, जो कभी-कभी चिरकालिक श्वसन विकार, दमा, श्वसनी शोथ आदि के रूप में विकसित हो जाती है। यह बताया जा सकता है कि भारत में आयातित गेहूं के साथ आने वाली गाजर घास पार्थेनियम की उपस्थिति सर्वव्यापक हो गई है, जो परागण एलर्जी कारक है। परागकण पोषणों से भरपूर होते हैं। हाल के वर्षों में आहार संपूरकों के रूप में पराग गोलियों अर्थात टेबलेट्स के लेने का प्रचलन बढ़ा है। पश्चिमी देशों में भारी मात्रा में पराग उत्पाद गोलियों एवं सिरप के रूप में बाजारों में उपलब्ध है। पराग खपत का यह दावा है कि यदि यह खिलाड़ियों एवं धावक अश्व घोड़ों की कार्य दक्षता में वृद्धि करता है, जैसा कि चित्र 2.6 में दर्शाया गया है। पोलन उत्पाद के बारे में, परागण जब एक बार झड़ते हैं तो ये अपनी जीवन क्षमता खोने से पहले वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, जहाँ यदि आवश्यकता हुई तो निषेचन करते हैं। आपके विचार से परागण में जीवन क्षमता कितने समय तक रहती है? कौन सा परागण कितने समय तक जीवन क्षम रहता है? बहुत विविधताएं पाई जाती है। बहुत हद तक यह विद्यमान तापमान एवं आर्द्रता पर निर्भर करता है। कुछ अनाजों जैसे धान एवं गेहूं में परागण अपनी जीवन क्षमता बहुत जल्दी लगभग 30 मिनट में ही खो देते हैं, जबकि गुलाबवत, लेग्यूमिनोसी तथा सोलेनेसी आदि कुछ सदस्यों में परागणों की जीवन क्षमता महीनों तक बनी रहती है। आपने शायद सुना होगा कि कृत्रिम गर्भाधान के लिए मानव सहित बहुत से जानवरों के वीर्य शुक्राणुओं का भंडारण किया जाता है। बहुत से प्रजाति के परागणों को द्रव नाइट्रोजन में कई वर्षों तक भंडारित करना संभव है। इस प्रकार से भंडारित पराग का प्रयोग बीज भंडार अर्थात बैंक की भांति पराग भंडारों के रूप में फसल प्रजनन कार्यक्रम में किया जाता है। आइए स्त्री केसर, गुड़ बीजाणुधानी तथा भ्रूणकोश के बारे में पढ़ें। जायांग पुष्प के स्त्री जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। जायांग एक स्त्री केसर या बहुस्त्री केसर हो सकते हैं। जहाँ पर ये एक से अधिक होते हैं, वहाँ स्त्री केसर आपस में संगलित हो सकते हैं या फिर वे आपस में स्वतंत्र हो सकते हैं। प्रत्येक स्त्री केसर में 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका तथा अंडाशय। वर्तिकाग्र परागणों के अवतरण मंच का काम करता है। वर्तिका एक द्विघृतीय पतला भाग है जो वर्तिका के नीचे होता है। स्त्री केसर के आधार पर उभरा हुआ भाग अंडाशय होता है। अंडाशय के अंदर एक गर्भाशयी गुहा होती है। गर्भाशयी गुहा के अंदर
की ओर अपरा अर्थात नाड़ स्थित होती है। कक्षा 11 में पढ़ी हुई अपरा की परिभाषा एवं प्रकारों का स्मरण करें। अपरा से उत्पन्न होने वाली दीर्घ बीजाणुधानी सामान्यतः बीजांड कहलाती है। एक अंडाशय में बीजांडों की संख्या 1 से लेकर अनेक तक हो सकती है। गुरु बीजाणुधानी। आइए एक प्रारूप आवृतबीजी बीजांड की संरचना से परिचित हों। बीजांड एक छोटी सी संरचना है जो एक वृंत अथवा डंठल, जिसे बीजांड वृंत कहते हैं, द्वारा अपरा से जुड़ी होती है। बीजांड की काया बीजांड वृंत के साथ नाभिका नामक क्षेत्र में संगलित होती है। यह नाभिका बीजांड एवं बीजांड वृंत के संधि बिंदु का प्रतिनिधित्व करती है। प्रत्येक बीजांड में एक या दो अध्यावरण नामक संरक्षण आवरण होते हैं। यह अध्यावरण बीजांड को चारों ओर से घेरे होते हैं। केवल बीजांड द्वार नामक आयोजित छोटे से रंध्र को छोड़कर अध्यावरण बीजांड को चारों तरफ से घेरे रहता है। बीजांड द्वारी सिरे के ठीक विपरीत निभाग होता है जो बीजांड के आधारी भाग का प्रतिनिधित्व करता है। अध्यावरण से घिरा हुआ कोशिकाओं का एक पुंज होता है जिसे बीजांडकाय कहते हैं। बीजांडकाय केंद्रक की कोशिकाओं में प्रचुरता से आरक्षित आहार सामग्री होती है। बीजांडकाय भ्रूणकोश या मादा युग्मकोभिद बीजांडकाय में स्थित होता है। एक बीजांड में सामान्यतः एक अकेला भ्रूणकोश होता है जो एक गुरु बीजाणु से निर्मित होता है। गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से गुरु बीजाणु की रचना के प्रक्रम को गुरु बीजाणुजन कहते हैं। बीजाणु प्रायः एक अकेले गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से बीजांडकाय के बीजांडद्वारी क्षेत्र में विलग होते हैं। यह एक बड़ी कोशिका है जो सघन जीवद्रव्य में समाहित एवं एक सुस्पष्ट केंद्रक युक्त होती है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन से गुजरती है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन से गुजरने का क्या महत्व है? अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप 4 गुरु बीजाणुओं का उत्पादन होता है। स्त्री अर्थात मादा युग्मकोद्भिद। अधिकांश पुष्पी पादपों में गुरु बीजाणुओं में से एक कार्यशील होता है जबकि अन्य 3 अविकसित अपभ्रष्ट हो जाते हैं। केवल कार्यशील गुरु बीजाणु स्त्री युग्मकोद्भिद के रूप में विकसित होता है। एक अकेले गुरु बीजाणु से भ्रूणकोश से बनने की विधि को एक बीजाणुज विकास कहा जाता है। बीजांडकाय की कोशिकाओं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका क्रियाशील गुरु बीजाणु तथा मादा युग्मकोद्भिद की सूत्र गुणता क्या होगी? आइए भ्रूणकोश के निर्माण का थोड़ा और विस्तार से अध्ययन करें। क्रियाशील गुरु बीजाणु के केंद्रक समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 केंद्र की बनाते हैं जो विपरीत ध्रुवों को चले जाते हैं और 2 न्यूक्लिएट भ्रूणकोश की रचना करते हैं। 2 अन्य क्रमिक समसूत्री केंद्र की विभाजन के परिणाम स्वरूप 4 केंद्रीय और तत्पश्चात 8 केंद्रीय भ्रूणकोश की संरचना करते हैं। यहाँ पर यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि ये सूत्री विभाजन सहित अर्थों में मुक्त केंद्रक हैं जो केंद्र की विभाजन से तुरंत ही कोशिका भित्ति रचना नहीं अनुपालित किया जाता है। 8 न्यूक्लिएट चरण के पश्चात कोशिका भित्ति की नींव पड़ती है जो विशिष्ट मादा युग्मकोद्भिद का या भ्रूणकोश के संगठन का रूप ले लेती है। भ्रूणकोश के भीतर कोशिकाओं के वितरण का अवलोकन कीजिए। 8 में से 6 न्यूक्लियाई भित्ति कोशिकाओं से घिरी होती हैं और कोशिकाओं में संयोजित रहते हैं। शेष बचे 2 न्यूक्लियाई ध्रुवीय न्यूक्लियाई कहलाते हैं जो अंड उपकरण के नीचे बड़े केंद्र की कोशिकाओं में स्थित होते हैं। भ्रूणकोश के अंदर कोशिकाओं का वितरण विशिष्टतापूर्ण होता है। बीजांडद्वारी सिरे पर 3 कोशिकाएं एक साथ समूहीकृत होकर अंड उपकरण या समुच्चय का निर्माण करती हैं। इस अंड अर्थात समुच्चय उपकरण के अंतर्गत 2 सहायक कोशिकाएं तथा एक अंड कोशिका निहित होती है। बीजांडद्वारी छोर, जिसे तंतुरूप समुच्चय कहते हैं, पर एक विशेष सहायक कोशिका की स्थूलन होने लगता है जो सहायक कोशिकाओं में पराग नलिकाओं को दिशा निर्देश प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 3 अन्य कोशिकाएं निभागी छोर पर होती हैं, प्रतिव्यासांत कहलाती हैं। बृहद केंद्र की कोशिका, जैसा कि पहले बताया गया है, में ध्रुवीय न्यूक्लियाई होती हैं। इस प्रकार से एक प्ररूपी आवृतबीजी भ्रूणकोश परिपक्व होने पर यद्यपि 8 न्यूक्लीकृत वस्तुतः 7 कोशिकीय होता है। आइए परागण के बारे में पढ़ें। पूर्ववर्ती भाग में आप पढ़ चुके हैं कि पुष्पी पादपों में नर एवं मादा युग्मक क्रमशः परागण एवं भ्रूणकोश में पैदा होते हैं। चूंकि दोनों ही प्रकार के युग्मक अचल हैं, अतः निषेचन संपन्न होने के लिए दोनों को ही एक साथ लाना होता है। यह कैसे संपन्न हो, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए परागण एक प्रक्रम है। परागणों का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण या संचारण को परागण कहा जाता है। परागण की प्राप्ति के लिए पुष्पी पादपों ने एक आश्चर्यजनक अनुकूलन व्यूह विकसित किया है। ये परागण को प्राप्त करने के लिए बाह्य कारकों का उपयोग करते हैं। क्या आप इस समय अधिक से अधिक बाहरी कारकों की सूची बना सकते हैं? परागण के प्रकार। परागण के स्रोत को ध्यान रखते हुए परागण को 3 प्रकारों में पढ़ा जा सकता है, जो स्वयुग्मन पहला है। एक ही पुष्प में परागकोश के से वर्तिकाग्र तक परागणों का स्थानांतरण है। इस प्रकार परागण उसी पुष्प के अंदर होता है। एक सामान्य पुष्प में जहाँ परागकोश एवं वर्तिकाग्र खुलता एवं अनावृत होता है, वहाँ पूर्ण स्वयुग्मन अपेक्षाकृत दुर्लभ होता है। इस प्रकार के पुष्पों में स्वयुग्मन के लिए पराग एवं वर्तिकाग्र की विमुक्ति के लिए क्रमशः समकालिकता की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही परागकोश एवं वर्तिकाग्र को एक दूसरे के पास अवस्थित होना चाहिए ताकि स्वपरागण संपन्न हो सके। कुछ पादप जैसे कि वायोला, ऑक्जेलिस तथा कोमेलिना 2 प्रकार के पुष्प पैदा करते हैं। उन्मील परागणी पुष्प अन्य प्रजाति के पुष्पों के समान ही होते हैं, जिसके परागकोश एवं वर्तिकाग्र अनावृत होते हैं, तथा अनमुल्मी परागणी
पुष्प कभी भी अनावृत नहीं होते हैं। इस प्रकार के पुष्पों में परागकोश एवं वर्तिकाग्र एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक स्थित होते हैं। जब पुष्प कलिका के परागकोश स्फुरित होते हैं तब परागण वर्तिकाग्र के संपर्क में आकर परागण को प्रभावित करते हैं। अतः अनुमूलनीय परागणीय पुष्प सदैव स्वयुग्मक होते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्तिकाग्र पर क्रॉस पर या पर परागण अवतरण के अवसर नहीं होते हैं। उन्मिल परागणीय पुष्प सुनिश्चित रूप से बीज पैदा करते हैं। क्या आप सोचते हैं कि अनुन्मिल पौधों को इसके क्या फायदे या क्या हानि है? क्यों? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? सजात पुष्पी परागण एक ही पादप के एक पुष्प के परागणों का एक दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्रों तक का स्थानांतरण है। यद्यपि सजात पुष्पी परागण क्रियात्मक रूप से परपरागण है, जिसमें एक कारक अर्थात एजेंट सम्मिलित होता है। सजात पुष्पी परागण लगभग स्वयुग्मन जैसा ही है, क्योंकि इनमें परागण उसी पादप से आते हैं। पर निषेचन इसमें भिन्न पादपों के परागकोश से भिन्न पादपों के वर्तिकाग्र तक परागणों का स्थानांतरण होता है। मात्र यही केवल एक प्रकार का परागण है जिसमें परागण के समय अनुवांशिकतः भिन्न प्रकार से परागणों का आगमन होता है। परागण के अभिकर्मक या कारक। पौधे परागण के कारक या अभिकर्मक के रूप में दो अजीवी तथा एक जीवी कारक का उपयोग कर लक्ष्य प्राप्त करते हैं। अधिकतर पौधे परागण के लिए जीवी कारकों का उपयोग करते हैं। बहुत कम पौधे अजीवी कारकों का उपयोग करते हैं। वायु तथा जल दोनों ही कारकों में परागण का वर्तिकाग्र संपर्क से आना महज संयोगात्मक घटना है। इस प्रकार की अनिश्चितता तथा परागणों के हाथ से जुड़े तथ्यों की क्षतिपूर्ति हेतु पौधे बीजांडों की तुलना में असंख्य मात्रा में परागण उत्पन्न करते हैं। आजीवी परागण में वायु द्वारा परागण सर्वाधिक सामान्य परागण है। इसके साथ ही वायु परागण हेतु हल्के तथा चिपचिपाहट रहित परागणों की जरूरत होती है, ताकि वे हवा के झोंकों के साथ संचारित हो सकें। वे अक्सर बेहतर अनावृत पुंकेसर से युक्त होते हैं, ताकि वे आसानी से हवा के बहाव में प्रसारित हो सकें, तथा बृहद एवं प्रायः पिक्ष वर्तिकाग्र युक्त होते हैं, ताकि आसानी से वायु के उड़ते परागणों को आबद्ध किया जा सके। वायु परागित पुष्पों में प्रायः प्रत्येक अंडाशय में एक अकेला बीजांड तथा एक पुष्पक्रम में असंख्य पुष्पगुच्छ होते हैं। इसका एक जाना पहचाना उदाहरण भुट्टा है। आप जो फूदने देखते हैं वे कुछ और नहीं बल्कि वर्तिकाग्र और वर्तिका हैं, जो हवा में झूमते हैं ताकि परागणों को आसानी से पकड़ सकें। घासों में वायु परागण सर्वथा सामान्य है। पुष्पी पादपों में पानी द्वारा परागण काफी दुर्लभ है। यह लगभग 30 वंशों तक सीमित है, वह भी अधिकतर एक बीजपत्री पौधे में। इसके विपरीत आप स्मरण करें कि निम्न पादप समूह जैसे एल्गी, ब्रायोफाइट्स तथा टेरिडोफाइट्स आदि के नरीगुम्कों के परिवहन अर्थात संचार का नियमित साधन जल ही है। यह विश्वास किया जाता है कि कुछ ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स का विस्तार केवल इसलिए सीमित है क्योंकि नरयुग्मकों के परिवहन एवं निषेचन हेतु जल की आवश्यकता होती है। जल परागित पादपों के कुछ उदाहरण वेलिसनेरिया तथा हाइड्रिला, जो कि ताजे पानी में उगते हैं, और अनेकों समुद्र जलीय घासें जैसे जोस्टेरा आदि हैं। सभी जलीय पौधे जल को परागण के लिए उपयोग में नहीं लाते। अधिकांश जलीय पौधे जैसे कि वाटर हायसिंथ एवं वाटर लिली, जिसे मुकुदनी पानी भी कहा जाता है, पानी के सतह पर पैदा होते हैं और इनका परागण कीटों एवं वायु से होता है, जैसा कि अधिकतर थलीय पादपों में होता है। एक प्रकार के जलीय परागण में मादा पुष्प एक लंबे डंठल अर्थात बिंद द्वारा जल की सतह पर आ जाते हैं और नए पुष्प या परागण के पानी की सतह पर अवमुक्त हो जाते हैं। उदाहरण के लिए वेलिसनेरिया लंबे डंठल के साथ जल धाराओं में निष्क्रिय रूप से बहते रहते हैं। इनमें से कुछ एक संयोगात्मक रूप में मादा पुष्प एवं वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं। कुछ अन्य समूह के जलीय परागण वाले पादपों जैसे कि समुद्री घासों में मादा पुष्प जल के सतह के नीचे ही पानी में डूबा रहता है और परागणों को जल के अंदर ही अवमुक्त किया जाता है। इस प्रकार की बहुत सारी प्रजातियों के परागण लंबे फीते जैसे होते हैं तथा जल के भीतर निष्क्रिय रूप से बहते रहते हैं। इनमें से कुछ एक वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं और परागण पूरा करते हैं। जल परागित अधिकतर प्रजातियों में परागणों को पानी के भीतर गीले श्लेष्म आवरण द्वारा संरक्षित रखा जाता है। वायु एवं जल परागित पुष्प न तो बहुत ही रंग युक्त होते हैं और न ही मकरंद पैदा करते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? अधिकतर पुष्पी पादप परागण के लिए प्राणियों को परागण कर्मक अर्थात कारक के रूप में उपयोग करते हैं। मधुमक्खियां, भौरें, तितलियां, बर्ड, चींटियां, शलभ या कीट, पक्षी तथा चमगादड़ आदि सामान्य परागणीय अभिकर्मक हैं। प्राणियों में कीट पतंग, विशेष रूप से मधुमक्खी प्रधानजीवी परागण कर्मक हैं। यहाँ तक कि बड़े नर वानरगण के प्राणी, वृक्षवासी, कृतंग और यहाँ तक कि सरीसृप वर्ग के भी कुछ प्रजाति के पादपों के परागण के लिए सक्रिय पाए गए हैं। प्रायः प्राणी परागित पादपों के पुष्प एक विशिष्ट प्रजाति के प्राणी के विशेष रूप से अनुकूलित होते हैं। अधिकतर की परागित पुष्प बड़े, रंगीन, पूर्ण, सुगंध युक्त तथा मकरंद से भरपूर होते हैं। जब पुष्प छोटे होते हैं तब अनेक पुष्प एवं पुष्पवृंत में समूहबद्ध होकर अधिक उभर आते हैं। प्राणी रंगों एवं अथवा सुगंध महक के कारण पुष्पों की ओर आकर्षित होते हैं। मक्खियों एवं बीटलों से परागणित होने वाले पुष्प मलिन गंध स्रावित करते हैं, जिससे ये प्राणी आकर्षित होते हैं।
प्राणियों से भेंट जारी रखने के लिए पुष्पों को कुछ लाभ या पारितोषिक उपलब्ध कराना होता है। मकरंद और परागण फूलों द्वारा प्रदत्त आम पारितोषिक हैं। इन पारितोषिकों को पाने के लिए प्राणी आगंतुकों को परागकोश तथा वर्तिकाग्र के संपर्क में आना पड़ता है। प्राणी के शरीर पर परागकणों का एक आवरण सा चढ़ जाता है जो परागित फूलों में प्रायः चिपचिपा होता है। जब परागणों से लिप्त प्राणी वर्तिकाग्र के संपर्क में आता है तो यह परागण पूरा हो जाता है। कुछ पुष्प प्रजातियों में यह पुरस्कार अंडा देने की सुरक्षित जगह के रूप में होता है। एक उदाहरण एमोरफोफेलस का लंबोत्तर पुष्प ठीक ऐसा ही एक सहसंबंध सलभ की एक प्रजाति और यूका पादप के बीच होता है, जहां दोनों ही प्रजाति सलभ एवं पादप बिना एक दूसरे के बिना अपना जीवन चक्र नहीं पूरा कर सकते। इसमें सलभ अपने अंडे पुष्प के अंडाशय के कोष्ठक में देती है, जबकि इसके बदले में वह सलभ द्वारा परागित होता है। सलभ का लार्वा अंडे से बाहर तब आता है जब बीज विकसित होना प्रारंभ होता है। क्यों ना आप निम्नलिखित पादपों के पुष्पों का अवलोकन करें, जैसे खीरा, आम, पीपल, धनिया, पपीता, प्याज, लोबिया, कपास, तंबाकू, गुलाब, नींबू, यूकेलिप्टिस, केला आदि। यह पता करने की कोशिश करें कि इन पुष्पों के पास कौन से प्राणी आते हैं और क्या वे परागण कर सकते हैं। आपको धैर्य के साथ कुछ दिनों तक भिन्न भिन्न समयों पर उन्हें देखना होगा। आप यह देखने की भी कोशिश करें कि क्या उस पुष्प तक आने वाले प्राणी तथा एक पुष्प की विशिष्टता के बीच कोई सहसंबद्धता है या नहीं है। परागकोश एवं वर्तिकाग्र के संपर्क में आने वाले भ्रमणकर्ता प्राणी का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें जो परागण को पूरा करते हों। बहुत सारे कीट या भ्रमणकर्ता बिना परागण किए पराग या मकरंद का भक्षण कर लेते हैं। अतः ऐसे आगंतुकों या भ्रमणकारियों को पराग, मकरंद, दस्यु के रूप में संदर्भित किया जाता है। आप शायद परागणकारियों को पहचान सके या न पहचान सके, पर आप निश्चित रूप से अपने प्रयास में आनंद प्राप्त करेंगे। वही प्रजनन युक्तियाँ। अधिकतर पुष्पी पादप उभयलिंगी पुष्पों में परागणों के उत्पन्न करते हैं जो बहुत हद तक उसी पुष्प के वर्तिकाग्र के संपर्क में आते हैं। निरंतर स्वपरागण के फलस्वरूप प्रजनन में अंतः प्रजनन अवनमन होता है। पुष्पी पादपों ने बहुत सारे ऐसे साधन या उपाय विकसित कर लिए हैं जो स्वपरागण को हतोत्साहित एवं परपरागण को प्रोत्साहित करते हैं। कुछ प्रजातियों में पराग अवमुक्ति एवं वर्तिका गृहणता समकालिक नहीं होती। या तो वर्तिका के तैयार होने से पहले ही पराग अवमुक्त कर दिए जाते हैं या फिर परागों के झड़ने से काफ़ी पहले ही वर्तिकाग्र ग्राह बन जाता है। कुछ प्रजातियों में परागकोश एवं वर्तिकाग्र भिन्न स्थानों पर अवस्थित होते हैं, जिससे उसी पादप में पराग वर्तिकाग्र के संपर्क में नहीं आ पाते। दोनों ही युक्तियाँ स्वयुग्मन रोकती हैं। अतः अंतः प्रजनन रोकने का तीसरा साधन स्व असामंजस्य है। यह एक वंशानुगत प्रक्रम तथा स्वपरागण रोकने का उपाय है। उसी पुष्प या उसी पादप के अन्य पुष्प से जहाँ बीजांड के निषेचन के पराग अंकुरण या स्त्री केसर में परागनल की वृद्धि को रोका जाता है। स्वपरागण को रोकने के लिए एक अन्य साधन है एक लिंगी पुष्पों का उत्पादन। अगर एक ही पौधे पर नर एवं मादा दोनों ही पुष्प उपलब्ध हों, जैसे इरंड, मक्का, यह स्वपरागण को रोकता है, न कि सजात पुष्पी परागण को। अन्य बहुत सारी प्रजातियों जैसे पपीता में नर एवं मादा पुष्प भिन्न पादपों पर होते हैं, अर्थात प्रत्येक पादप या तो मादा या नर है। यह परिस्थिति स्वपरागण तथा सजात पुष्पी परागण दोनों को अवरोधित करती है। पराग स्त्री केसर संकर्षण, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। परागण बिल्कुल सही प्रकार के परागणों का स्थानांतरण सुनिश्चित नहीं कराता है। प्रायः गलत प्रकार के पराग भी उसी वर्तिका पर आ पड़ते हैं, जिसमें या तो उसी पादप से होते हैं या फिर अन्य पादप से, यदि वह स्वपरागण के अयोग्य हैं। स्त्री केसर में यह सक्षमता होती है कि वह परागण को पहचान सके कि वह उसी वर्ग के सही प्रकार का पराग है या फिर गलत प्रकार का है। यदि पराग सही प्रकार का होता है तो स्त्री केसर उसे स्वीकार कर लेता है तथा परागण पश्च घटना के लिए प्रोत्साहित करता है, जो कि निषेचन की ओर बढ़ता है। यदि पराग गलत प्रकार का होता है तो स्त्री केसर वर्तिकाग्र पर पराग अंकुरण या वर्तिका में पराग नलिका वृद्धि रोककर पराग को अस्वीकार कर देता है। एक स्त्री केसर द्वारा पराग के पहचानने की क्षमता उसकी स्वीकृति या अस्वीकृति द्वारा अनुपालित होती है, जो परागणों एवं स्त्री केसर के बीच निरंतर संवाद का परिणाम है। इस संवाद की मध्यस्थता स्त्री केसर तथा पराग के रासायनिक घटकों के संकर्षण द्वारा होता है। अभी हाल ही में कुछ वनस्पति विज्ञानियों ने स्त्री केसर एवं पराग के घटकों को पहचाना है तथा उनके बीच संकर्षण को स्वीकृति या अस्वीकृति के अनुपालन से जाना है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, सुयोग्य परागण के अनुपालन में परागण वर्तिकाग्र पर जनित होते हैं ताकि एक जनन क्षेत्र के माध्यम से एक पराग नलिका उत्पन्न हो। पराग नलिका वर्तिकाग्र तथा वर्तिका के ऊतकों के माध्यम से वृद्धि करती है और अंडाशय तक पहुंचती है। आप याद करें कि कुछ पादपों में परागकण दो कोश की स्थिति में झड़ते हैं। ये कुछ चित्र दिए गए हैं जिसे आप ध्यान से देख सकते हैं। इस प्रकार के पादपों में जनन कोशिका विभाजित होती है और वर्तिकाग्र में पराग नलिका की वृद्धि के दौरान दो नर युग्मकों की रचना करती है। जिन पादपों में पराग 3 कोशिकाएं स्थित होती हैं, वह पराग नलिका शुरुआत से ही 2 नर युग्मकों को ले जाती है।
पराग नलिका अंडाशय में पहुंचने के पश्चात बीजाणु द्वार के माध्यम से बीजाणु में प्रविष्ट करती हैं और तत्पश्चात तंतुमय समुच्चय के माध्यम से एक सहायक कोशिका में प्रविष्ट करती हैं। हाल ही के बहुत सारे अध्ययन यह दर्शाते हैं कि सहायक कोशिका के बीजाणु द्वारी हिस्से पर उपस्थित तंतु रूप समुच्चय पराग नलिका के प्रवेश को दिशा निर्देश करती हैं। वर्तिकाग्र पर पराग अवस्थित होने से बीजाणु में पराग नलिका के प्रविष्ट होने तक की सभी घटनाओं को पराग स्त्रीकेसर संकर्षण के नाम से संबोधित किया जाता है। जैसा कि पहले भी बताया गया है कि पराग स्त्रीकेसर संकर्षण एक गतिक प्रक्रम है जिसमें पराग पहचान के साथ पराग को प्रोन्नति या अवनति द्वारा अनुपालन सम्मिलित है। इस क्षेत्र के बारे में ज्ञान प्राप्त करने से पादप प्रजनकों के पराग स्त्रीकेसर संकर्षण के हेरफेर में यहाँ तक कि अयोग्य परागण के अपेक्षित संकर प्राप्त करने में मदद प्राप्त होगी। आप एक कांच की पट्टी पर जल शर्करा घोल की एक बूंद पर मटर, चना, क्रोटालेरिया, बाल्सम तथा विनका के पुष्पों में से कुछ पराग झाड़ कर गिराने के पश्चात पराग जनन का अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। स्लाइड पर इन्हें रखने के 15 से 30 मिनट के बाद स्लाइड को कम शक्ति के लेंस वाले सूक्ष्मदर्शी यंत्र पर रखकर अवलोकित करें। बहुत संभव है कि आप परागणों से निकलती हुई पराग नलिकाओं को देख पाएं। जैसा कि आप अध्याय 9 में पादप जनन के बारे में पढ़ेंगे कि एक प्रजनक भिन्न प्रजातियों के संकरण में वाणिज्यिक रूप से सर्वोत्तम श्रेणी की अपेक्षित विशिष्टता वाले जनन संपाक में रुचि रखते हैं। कृत्रिम संकरीकरण फसल की उन्नति या प्रगतिशीलता कार्यक्रम के लिए एक प्रमुख उपागम है। इस प्रकार के संकरण प्रयोगों हेतु यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि केवल अपेक्षित परागों का उपयोग परागण के लिए किया जाए तथा वर्तिकाग्र को संदूषण से बचाया जाए। यह उपलब्धि केवल बोरावत्स तकनीक तथा विपुंसम तकनीक द्वारा अपनाई जा सकती है। यदि कोई मादा जनक द्विलिंगी पुष्प धारण करता है तो पराग के प्रस्फुटन से पहले पुष्प कलिका के परागकोश के निष्कासन हेतु एक जोड़ा चिमटी का इस्तेमाल आवश्यक होता है। इस चरण को विपुंसन के रूप में संदर्भित किया जाता है। विपुंसित पुष्पों को उपयुक्त आकार की थैली से आवृत किया जाना चाहिए जो सामान्यतः बटर पेपर की बनी होती है ताकि इसके वर्तिकाग्र को अवांछित परागों से बचाया जा सके। इस प्रक्रम को बैगिंग अथवा बोरा वस्त्रावरण कहते हैं। जब वैगिंग पुष्प का वर्तिकाग्र सुहागता को प्राप्त करता है तब नर अभिभावक से संग्रहित पराग को उसके पराग को उस पर छिटका जाता है और पुष्प को पुनः आवृत करके उसमें फल विकसित होने के लिए छोड़ दिया जाता है। यदि मादा जनक एक लिंगी पुष्प को पैदा करता है तो विपुंसन की आवश्यकता नहीं होती है। पुष्पों के खिलने से पूर्व ही उन्हें आवृत कर दिया जाता है। जब वर्तिकाग्र सुग्राह बन जाता है तो अपेक्षित पराग के उपयोग द्वारा परागण करके उस पुष्प के पुनः आवृत कर दिया जाता है। आइए दोहरा निषेचन अर्थात द्विनिषेचन के बारे में पढ़ें। एक सहायक कोशिका में प्रवेश करने के पश्चात पराग नलिका द्वारा सहायक कोशिका के जीवद्रव्य में 2 नर युग्मक अवमुक्त किए जाते हैं। इनमें से एक नर युग्मक अंड कोशिका की ओर गति करता है और केंद्रक के साथ संगलित होता है जिसमें युग्मक संलयन पूर्ण होता है, जिसके परिणाम में एक द्विगुणित कोशिका युग्मनज जाइगोट की रचना होती है। दूसरा नर युग्मक केंद्रीय कोशिका में स्थित 2 ध्रुवीय न्यूक्लिय केंद्र की ओर गति करता है और उसमें संगलित होकर त्रिगुणी अर्थात प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है। जैसा कि इसके अंतर्गत 3 अगुणित न्यूक्लिय सम्मिलित होते हैं अतः इसे त्रिसंलयन कहते हैं। चूंकि एक भ्रूणपुटी भ्रूणकोश में 2 प्रकार के संलयन उग्मक संलयन तथा त्रिसंलयन स्थान लेते हैं अतः इस परिघटना को दोहरा निषेचन कहा जाता है, जो कि पुष्पी पादपों के लिए एक अनूठी घटना है। त्रिसंलयन के पश्चात केंद्रीय कोशिका प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बन जाती है तथा भ्रूणपोष के रूप में विकसित होने लगती है जबकि युग्मनज एक भ्रूण के रूप में विकसित होता है। आइए निषेचन पश्च रचना एवं घटना के बारे में पढ़ें। ऊपर वर्णित किए गए दोहरे निषेचन के अनुपालन या अनुहरण में भ्रूणपोष एवं भ्रूण के विकास की अगली घटनाक्रम में बीजांड के परिपक्व होकर बीज में बदलने तथा अंडाशय को फल के रूप में विकसित होने की सभी घटनाओं को सामूहिक रूप से निषेचन पश्च घटना के नाम से जाना जाता है। भ्रूणपोष भ्रूणपोष का विकास भ्रूण के विकास के रूप में बढ़ता है। क्यों? प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बार बार विभाजित होती है तथा एक त्रिगुणित भ्रूणपोष ऊतक की रचना करते हैं। इन ऊतकों की कोशिकाएं संरक्षित खाद्य सामग्री से पूरित होती हैं और विकासशील भ्रूण की पोषकता के लिए उपयोग किए जाते हैं। सर्वाधिक सामान्य प्रकार के प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक नामक भ्रूणपोष विकास उत्तरोत्तर केंद्रकी के विभाजन से गुजरकर मुक्त न्यूक्लिय के रूप में पैदा होता है। भ्रूणपोष के विकास की इस अवस्था को फिन्यूक्लियर एंडोस्पर्म अर्थात मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष कहते हैं। इसके सापेक्ष ही कोशिका भित्ति रचना स्थान लेती है और भ्रूणपोष कोशिकीय बन जाता है। कोशिकीकरण से पहले मुक्त न्यूक्लियाइयों की संख्याओं में व्यापक भिन्नता होती है। एक कच्चे नारियल का पानी जिससे आप परिचित हैं और कुछ नहीं भी बल्कि यह मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष से बना है और इसके आसपास सफेद गुदा कोशिकीय भ्रूणपोष होता है। बीज के परिपक्व होने से पहले भ्रूणपोष पूरी तरह से विकासशील भ्रूण द्वारा उपभोग कर लिया जाता है या फिर परिपक्व बीज में विद्यमान रहता है और इसे बीज अंकुरण के समस्त समय इस्तेमाल किया जाता है। यदि अरंडी, मटर, सेम, मूंगफली आदि के बीज या नारियल के फल को खोलें और प्रत्येक में भ्रूणपोष को देखें और पता करें क्या भ्रूणपोष अनाजों, गेहूं, चावल तथा मक्का में विद्यमान है। आइए भ्रूण के बारे में पढ़ते हैं। भ्रूणकोश या पुटी के बीजांडद्वारी सिरे पर विकसित होता है जहां पर युग्मनज स्थित होता है। अधिकतर युग्मनज तब विभाजित होते हैं जब कुछ निश्चित सीमा तक भ्रूणपोष विकसित हो जाता है। यह एक प्रकार का अनुकूलन है ताकि विकासशील भ्रूण को सुनिश्चित पोषण प्राप्त हो सके। यद्यपि बीज में व्यापक भिन्नता होती है।
भ्रूण विकास की प्रारंभिक अवस्था एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री दोनों में ही समान होती है। युग्मनज प्रागभ्रूण के रूप में वृद्धि करता है और इसके सापेक्षी गोलाकार, हृदयाकार तथा परिपक्व भ्रूण में वृद्धि करता है। एक प्ररूपी द्विबीजपत्री भ्रूण में एक भ्रूणीय अक्ष तथा दो बीजपत्री समाहित होते हैं। बीजपत्र के स्तर से ऊपर भ्रूणीय अक्ष को प्रोटीन बीजपत्रोपरिक होती है, जो प्रांकुर या स्तंभ सिरे पर प्रायः समाप्त होती है। बीजपत्राधार में बीजपत्रों के स्तर से नीचे बेलनाकार प्रोटीन, जो कि मूलांत सिरा या मूलज के शीर्षार्ध पर समाप्त होती है, यह मूल शीर्ष एक ढक्कन द्वारा आवृत होती है, जिसे मूलगोप कहते हैं। एक बीजपत्री भ्रूण केवल एक बीजपत्र होता है। घास परिवार में बीजपत्र को स्क्रोटिलम कहते हैं, जो भ्रूणीय अक्ष के एक तरफ स्थित होता है। इसके निचले सिरे पर भ्रूणीय अक्ष में एक गोलाकार और मूल आवरण एक बिना विभेदित परत से आवृत होता है, जिसे मूलांकुर चोल कहते हैं। स्क्रोटिलम के जुड़ाव के स्तर से ऊपर भ्रूणीय अक्ष के भाग को बीजपत्रोपरिक कहते हैं। बीजपत्रोपरिक में परोह, शीर्ष तथा कुछ आदिकालिक पर्ण होते हैं, जो एक खोखला पर्णीय संरचना को घड़ते हैं, जिसे प्रांकुर चोल कहते हैं। जल में कुछ बीजों जैसे कि गेहूं, मक्का, मटर, चना, मूंगफली को रात भर पानी में भिगोएं। इसके बाद बीजों को छीलें और खोलें तथा भ्रूण एवं बीज के विभिन्न भागों का अवलोकन करें। आइए बीज के बारे में पढ़ते हैं। आवृत बीजों में लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम बीज होता है। इसको प्रायः एक निश्चित बीजांड के रूप में वर्णित किया जाता है। बीज फलों के अंदर पैदा होते हैं। एक बीज में विशिष्ट रूप से बीज आवरण, बीजपत्र तथा एक भ्रूण अक्ष समाहित होता है। भ्रूण का बीजपत्र एक सरल संरचना होती है, प्रायः आरक्षित आहार भंडार के कारण फूली हुई एवं स्थूल होती है। परिपक्व बीज गैर एल्बुमिनियस तथा एल्बुमिनस रहित होता है। गैर एल्बुमिनस बीज में अवशिष्ट भ्रूणपोष नहीं होता, क्योंकि भ्रूण विकास के दौरान यह पूर्णतः उपभोक्त कर लिया जाता है। एल्बुमिनस बीजों में भ्रूणपोष का कुछ भाग शेष रह जाता है, क्योंकि यह भ्रूण विकास के दौरान इसका पूर्णतः उपभोग नहीं हो पाता है। कभी कभार कुछ बीजों में, जैसे कि काली मिर्च तथा चुकंदर में, बीजांड काय भी शेष रह जाता है। अवशिष्ट उपस्थित बीजांड काय परिभ्रूण पोष होता है। बीजांड का अध्यावरण बीज के ऊपर सख्त संरचनात्मक आवरण बन जाता है। बीज के आवरण में बीजांड द्वार एक छोटे छिद्र के रूप में रह जाता है। बीज अंकुरण के समय यह ऑक्सीजन एवं जल में प्रवेश को सुगम बनाता है। जैसे जैसे बीज परिपक्व होता है, उसके अंदर जल की मात्रा घटने लगती है तथा बीज अपेक्षाकृत शुष्क होता जाता है। फलस्वरूप सामान्य चयापचयी क्रिया धीमी पड़ने लगती है। भ्रूण निष्क्रियता की दशा में प्रवेश कर जाता है, जिसे प्रसूति कहते हैं। या यदि अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध, पर्याप्त नमी, आर्द्रता, ऑक्सीजन तथा उपयुक्त तापमान होती हैं, तो वे अंकुरित हो जाते हैं। जैसे जैसे बीजांड परिपक्व होकर बीज बनते हैं, अंडाशय एक फल के रूप में विकसित हो जाता है। अर्थात बीजांड का एक बीज के रूप में अंडाशय का फल के रूप में रूपांतरण साथ साथ चलता है। अंडाशय की दीवार फल की दीवार के रूप में विकसित होती है, जिसे फल भित्त कहते हैं। फल अमरूद, आम, संतरे आदि की भांति गूदेदार हो सकते हैं अथवा मूंगफली, सरसों आदि की भांति शुष्क भी हो सकते हैं। बहुत सारे फलों ने अपने बीजों के परिक्षेपण हेतु विविध क्रिया विधियां विकसित की हैं। आप फलों के वर्गीकरण एवं उनके परिक्षेपण क्रियाओं को याद करें, जिसे आपने पहले ही कक्षाओं में पढ़ा है। क्या एक अंडाशय के अंदर बीजांड की संख्या तथा फलों के अंदर बीजों की संख्या के बीच कोई संबंध है? अधिकतर पादपों में जब तक अंडाशय से फल विकसित होता है, उसके अन्य पुष्पीय अंश अपहासित एवं झड़ जाते हैं। हालांकि कुछ एक प्रजातियों में, जैसे कि सेब, स्ट्रॉबेरी, अखरोट आदि में फल की रचना में पुष्पासन भी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाता है। इस प्रकार के फलों को आभासी फल कहते हैं। अधिकतर फल केवल अंडाशय में विकसित होते हैं और उन्हें यथार्थ या वास्तविक फल कहते हैं। यद्यपि अधिकतर प्रजातियों में फल निषेचन का परिणाम होते हैं, परंतु कुछ ऐसी प्रजातियां भी हैं जिनमें बिना निषेचन के फल विकसित होते हैं। ऐसे फलों को अनिषेक जनित फल कहते हैं। इसका एक उदाहरण केला है। अनिषेक फलन को वृद्धि हार्मोन्स के प्रयोग से प्रेरित किया जा सकता है और इस प्रकार के फल बीज रहित होते हैं। बीज आवृत बीजों को अनेक लाभ प्रस्तावित करते हैं। पहला, जबकि प्रजनन प्रक्रिया जैसे कि परागण एवं निषेचन जल आदि से स्वतंत्र है, बीज की रचना काफी निर्भरतापूर्ण है। इसके साथ ही बीज नए पर्यावासों से में प्रसारण हेतु बेहतर अनुकूलित रणनीतियों से युक्त होते हैं तथा प्रजाति के अन्य क्षेत्रों में बसन में मदद करते हैं, जैसा कि इनमें पर्याप्त आरक्षित आहार भंडार होता है। अल्पवयस्क नवोद्भिद तब तक पोषण करते हैं जब तक कि वह स्वयं ही प्रकाश संश्लेषण न करने लगे। युवा भ्रूण को कठोर बीज आवरण संरक्षण प्रदान करता है। लैंगिक प्रजनन का उत्पाद होने की वजह से ये नवीन जेनेटिक संपाक को पैदा करते हैं, जो विविधता का रूप ले लेते हैं। बीज हमारी कृषि का आधार है। बीज के भंडारण हेतु परिपक्व बीज का निर्जलीकरण एवं प्रसूति बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे पूरे वर्ष भर खाद्यान्न के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है तथा अगले मौसम के लिए फसल के रूप में भी उगाया जा सकता है। क्या आप बीज के बिना या उस बीज के बिना जो तुरंत ही अंकुरित हो जाता है और भंडारित न किया जा सकता हो, खेती की कल्पना कर सकते हैं? बीज के परिक्षेपण के बाद वह कितने समय तक जीवित रह सकता है? यह अवधि पुनः व्यापक रूप से भिन्न होती है।
कुछ प्रजातियों में बीज अपनी जीवन क्षमता कुछ महीनों में ही खो देते हैं। बहुसंख्य प्रजातियों में कई बीज कई वर्षों तक जीवन क्षम में रहते हैं। कुछ बीजों तो सैकड़ों वर्ष तक जीवित रहते हैं। यहाँ पर विश्व के प्राचीन जीवन सक्षम बीजों के अनेक रिकॉर्ड उपलब्ध हैं। एक प्राचीन बीज ल्यूपाइन ल्यूपिनस आर्कटिकस, जिसे आर्कटिका टुंड्रा से खनित किया गया था। एक अनुमानित रिकॉर्ड 10,000 वर्ष की प्रसुप्ति के बाद बीज अंकुरित एवं पुष्पित हुआ था। हाल ही का एक रिकॉर्ड 2000 वर्ष पुराने खजूर के जीवन क्षम बीज फोइनिक्स डैक्टिलोफेरा का है, जिसे मृत सागर के पास किंग हेराल्ड के महल की पुरातत्विक खुदाई के दौरान खोज पाया गया था। पुष्पी पादपों के लैंगिक प्रजनन के बारे में एक संक्षिप्त अध्ययन पूरा करने के बाद यह अधिक सार्थक प्रयास होगा कि कुछ पुष्पी पादपों की विशाल उत्पादकीय क्षमता का परिज्ञान निम्नलिखित प्रश्नों को पूछकर प्राप्त किया जाए। एक भ्रूणपुटी में कितने अंडे मौजूद होते हैं? एक बीजांड में कितने भ्रूणपोष मौजूद होते हैं? एक अंडाशय में कितने बीजांड मौजूद होते हैं? एक प्ररूपी पुष्प में कितने अंडाशय होते हैं? एक पादप पर कितने पुष्प मौजूद होते हैं? और ऐसे ही प्रश्न। क्या आप कुछ ऐसे पादपों के बारे में सोच सकते हैं जिनके फलों में बहुत भारी संख्या में बीज मौजूद होते हैं? इस प्रकार की श्रेणी आर्किड फल कहलाते हैं और प्रत्येक फल में 1000 लघु बीज समाहित होते हैं। इसी प्रकार के मामले कुछ परजीवी प्रजाति के फल जैसे कि ओरोबैंकी तथा स्ट्राइगा हैं। क्या आपने फाइकस का लघु सूक्ष्म बीज देखा है? एक छोटे से अंजीर के बीज से कितना विशाल पादप तैयार होता है? प्रत्येक अंजीर का पौधा कितने लाख बीज पैदा करता है? क्या किसी अन्य उदाहरण की कल्पना कर सकते हैं जहां इस प्रकार के एक लघु बीज ने वर्षों तक इस तरह का विशाल जैव समूह पैदा किया हो? असंग जनन एवं बहुभ्रूणता। यद्यपि सामान्य तौर पर बीज निषेचन के परिणाम है, कुछ एक पुष्पी पादपों जैसे कि ऑस्ट्रेसिया तथा घासों ने बिना निषेचन के ही बीज पैदा करने की प्रक्रिया विकसित कर ली है, जिसे असंग जनन कहते हैं। बिना निषेचन के पैदा हुए फल को क्या कहते हैं? इस प्रकार के असंग जनन अलिंगीय प्रजनन है, जो लैंगिक प्रजनन का अनुकारक है। असंग जननीय बीजों के विकास के सैकड़ों तरीके हैं। कुछ प्रजातियों के में द्विगुणित अंडकोशिका का निर्माण बिना अर्धसूत्री विभाजन के होता है, जो बिना निषेचन के भ्रूण विकसित हो जाता है। प्रायः कई अवसरों पर जैसा कि बहुत सारे नींबू वंश तथा आम की किस्मों के भ्रूणकोश के आसपास की कुछ बीजांड कई कोशिकाएं विभाजित होने लगती हैं और भ्रूणकोश प्रोद्भिद होती हैं तथा भ्रूण के रूप में विकसित हो जाती हैं। इस प्रकार प्रजातियों के प्रत्येक बीजांड में अनेक भ्रूण होते हैं। एक बीज में एक से अधिक भ्रूण की उपस्थिति पर भ्रूणता कहते हैं। संतरे के कुछ बीजों को लें और उन्हें मरोड़ें तथा प्रत्येक बीज में भिन्न भिन्न आकार एवं आकृति के तमाम भ्रूणों का अवलोकन करें। प्रत्येक बीज के भ्रूणों की गणना करें। असंजनन भ्रूणों की आनुवंशिक प्रकृति क्या होगी? क्या उन्हें क्लोन कहा जा सकता है? बहुत सारे हमारे खाद्य एवं साग फसलों की संकर किस्मों को उगाया है। संकर किस्मों की खेती ने उत्पादकता को विस्मयकारी ढंग से बढ़ा दिया है। संकर बीजों की एक समस्या यह है कि उन्हें हर साल उगाया जाना चाहिए। यदि संकर किस्म का संग्रहित बीज को बुआई करके प्राप्त किया जाता है तो उसकी पादप संतति पृथक्कृत होगी और वह संकर बीज की विशिष्टता को यथावत नहीं रख पाएगा। यदि संकर बीज असंजनन से तैयार की जाती है तो संकर संतति में कोई पृथक्करण विशेषताएं नहीं होगी। इसके बाद किसान प्रतिवर्ष फसल दर फसल संकर बीजों का उपयोग जारी रख सकते हैं और उसे प्रतिवर्ष संकर बीजों को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संकर बीज उद्योग में असंजनन की महत्ता के कारण दुनिया भर में विभिन्न प्रयोगशालाओं में असंजनन की आनुवंशिकता को समझने के लिए शोध एवं संकर किस्मों के असंगजनित जीन्स को स्थानांतरित करने पर अध्ययन चल रहे हैं। आइए पाठ के सारांश पर एक नजर डालें। पुष्प आवृत बीजों में लैंगिक जनन के आधार हैं। पुष्पों में पुंकेसर के पुंभंग संगति नर जननांग का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि स्त्री केसर के जायांग संतति मादा जननांगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसा कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। एक प्रारूपी परागकोश द्विपालिक द्विकोष्ठी तथा चतुष्क बीजाणुधानी होता है। परागकण लघु बीजाणुधानी के अंदर विकसित होते हैं। 4 भित्ति पर्वे अंतस्त्वचा, अंतस्थितिसियम, मध्यपर्द और टेपिटम लघु बीजाणुधानी को आवृत की होती हैं। बीजाणु जनन ऊतक की कोशिकाएं लघु बीजाणुधानी के केंद्र में अवस्थित अर्धसूत्री विभाजन से गुजरते हुए लघु बीजाणुओं की रचना करती हैं। प्रत्येक लघु बीजाणु बेस्ट रूप में परागर के रूप में विकसित होता है। ये सब हम ऊपर में पूर्व में पढ़ चुके हैं। आशा करते हैं आपको यह अध्याय 2 का वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। इस अध्याय में जहाँ कहीं भी बोलने में कोई भी त्रुटियां हुई हैं उसके लिए क्षमा चाहते हैं। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने मित्रों अपने दोस्तों के साथ हमारा यह वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।